Good morning, all of you. I am Dr. Sasiwala Tiwari, Assistant Professor, Department of History, DAV PG College सिवान। इससे पहले हम लोग इंडियन सिविल सर्विसेज की चर्चा किए हैं और उसमें देखे हैं कि इंडियन सिविल सर्विसेज का एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के तौर पर गठन कैसे किया गया, इसके गठन का उद्देश्य क्या था और इससे क्या क्या बेनिफिट्स हुए। और आज हम लोग देखेंगे कि इस सिविल सर्विसेज का इंडियनाइजेशन कैसे किया गया या नहीं, और यदि किया गया तो कितना, और इससे कितना लाभ हमारे इंडिया को, हम सबको हुआ। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि इस इंडियन सिविल सर्विसेज का इंडियनाइजेशन कैसे हुआ और कितना हुआ। हम देखते हैं कि जब भारत पर अंग्रेजों का राजनीतिक आधिपत्य कायम हुआ, उस समय उनके समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जो नया साम्राज्य को स्थापित वो लोग किए थे, उसको किस प्रकार स्टेबिलिटी दी जाए, कैसे उसको पूरी तरह से स्टेबल किया जाए यहाँ पर। और इसके लिए कानून एवं व्यवस्था की संपूर्ण साम्राज्य में आवश्यकता थी, जिससे ब्रिटिश निहित स्वार्थों का भली भांति उनका जो स्वार्थ है वो पूर्ण हो सके। और इस समस्या के समाधान के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीय लोक सेवा का गठन किया। अंग्रेजों का विश्वास था कि ब्रिटिश विचारों, संस्थाओं एवं व्यवहारों पर आधारित कोई प्रशासन केवल अंग्रेज कार्यकर्ताओं द्वारा ही पूरी तरह स्थापित किया जा सकता है। भारतीयों की योग्यता एवं ईमानदारी पर उनको भरोसा नहीं था। भारतीयों को वे लोग अत्यंत निम्न किस्म के समझते थे। इससे स्पष्ट है कि प्रशासन का कार्य ऐसे लोगों के हाथ में नहीं छोड़ना चाहते थे। वे वास्तव में अंग्रेज जानते थे कि भारतीय ब्रिटिश हितों की सहानुभूतिपूर्वक रक्षा नहीं कर सकते थे, इसलिए वे महत्वपूर्ण पदों से भारतीयों को अलग ही उनको रखना चाहते थे। भारतीय लोक सेवा, जिसको हम लोग नागरिक सेवा भी कहते हैं, वो अर्ली फेज में सिर्फ अंग्रेजों के लिए आरक्षित की गई, लेकिन बाद में छोटे छोटे पोस्ट पर बड़ी संख्या में भारतीयों को भी नियुक्त किया गया। इसका कारण यह था कि अंग्रेजों की अपेक्षा कम वेतन पर भारतीय आसानी से उपलब्ध थे। साथ ही साथ स्थानीय समस्याओं से जितना परिचित भारतीय थे, उतना अंग्रेज नहीं थे। अंग्रेजों के सामने लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, अतः उच्च पद पर सिर्फ अंग्रेजों के लिए ही उच्च पद केवल अंग्रेजों के लिए ही सुरक्षित कर दिए गए। भारतीयों को सख्ती से उच्च पदों से अलग रखा गया और एडमिनिस्ट्रेशन में उन सारे उच्च पदों पर जहां 500 पाउंड वार्षिक से अधिक वेतन मिलता था, उस पर केवल अंग्रेजों को ही बहाल किया जा सकता था। अंग्रेजों ने भारतीय लोक सेवा को धीरे धीरे विश्व के कुशलतम और शक्तिशाली सेवा के रूप में विकसित किया। इसे स्टील फ्रेम के नाम से यह फेमस हुआ, या स्टील फ्रेम कहा गया, इस्पात का चौखट। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए हैं। इस इस्पात के चौखट ने, स्टील फ्रेम ने भारत में अंग्रेजी सत्ता का पोषण किया और उसे मजबूत बनाए रखा। लेकिन 1857 के रिवोल्ट ने ब्रिटिश प्रशासन को झकझोर दिया। विद्रोह के बाद प्रशासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और ये सीधा क्राउन के हाथ में चला गया। अब ब्रिटिश प्रशासन के नियंत्रकों ने अनुभव किया कि ब्रिटिश शासन के स्थायित्व और दक्षता के अनुकूल भारतीयों का नियोजन एवं भारतीय परिस्थिति के उपयुक्त भर्ती की नीति अपनाई जाए। और इसी उद्देश्य से 1859 में सर चार्ल्स वुड ने लोक सेवा के भारतीयकरण के प्रश्न का समाधान ढूंढने के लिए एक कमेटी नियुक्त किया, जिसकी रिपोर्ट 20 जनवरी 1860 को निकली। समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया कि सुदूर प्रदेश में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ी हुई कठिनाइयों के कारण
भारतीय अंग्रेजी सेवा से व्यवहारतः अपवर्जित ही रह जाते हैं। इसलिए यह समिति ने सुझाव दिया कि इसमें जो सिलेक्शन है वो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाए और यह प्रतियोगिता परीक्षा भारत और इंग्लैंड दोनों जगह पर एक साथ हो तथा परीक्षा के विषयों में 3 आधुनिक यूरोपीय भाषाओं के साथ साथ 3 बोलचाल की प्राच्य भाषाओं को भी शामिल किया जाए। 1861 में सरकार ने इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट पास किया। लॉरेंस ने स्वीकार किया कि विद्यमान व्यवस्था असंतोषजनक और भारतीयों के पर्याप्त नियोजन के मार्ग में बाधा स्वरूप है, परंतु वह स्वयं और उसकी काउंसिल इस व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन लाना नहीं चाहती थी। उसका विचार था कि भारत सैन्य बल से जीता गया है और उसे उसी प्रकार अधिकार में भी रखना चाहिए। उसने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए सभी प्रतिष्ठा और शक्ति वाले पदों पर यूरोपियनों की नियुक्ति आवश्यक शर्त है। भारत सरकार के 1867 के प्रस्ताव में उच्च पदों पर भारतीयों के नियोजन की राजनीतिक आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया गया। भारत सरकार का यह विचार था कि परखी हुई योग्यता और चरित्र वाले भारतीयों को देश के एडमिनिस्ट्रेशन में अधिक भाग लेने का कोई भी अवसर हाथ से न जाने दिया जाए। इंग्लैंड में उदारवादियों और अनुदारवादियों दोनों में इस विचार पर सहमति थी कि ब्रिटिश शासन के अनुरक्षण और उसकी कार्यकुशलता के लिए प्रभावी ब्रिटिश शक्ति अनिवार्य है, लेकिन बदलती परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने भारतीयों के और अधिक उपयोग की आवश्यकता को भी स्वीकार किया। अतः यह प्रश्न अब संविदाबद्ध सेवा में भारतीयों की भर्ती की सीमा और रीति पर जाकर केंद्रित हो गया। अर्गाइल ने हरेक प्रांत और जाति के साथ अलग अलग पेश आने के सिद्धांत पर बल दिया। दूसरे शब्दों में इसका यह मीनिंग यह हुआ कि बेरोक टोक प्रतियोगिता प्रणाली को अपनाया जाना अनुचित है। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भारतीयों के दिमाग से अंग्रेजों के प्रति गलतफहमी दूर करने और उन्हें विश्वास दिलाने का सच्चा प्रयत्न किया गया कि ब्रिटिश शासन उनके हित में है। लॉर्ड रिपन ने इस बात पर जोर दिया कि अंग्रेजों को केवल इससे संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि वे भारत के लोगों को एक हितैषी तानाशाह का सुशासन प्रदान कर रहे हैं, बल्कि उन्हें भारतीय जनता को राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से भी ऊपर उठाने की चेष्टा करनी चाहिए। उसका विश्वास था कि उदार नीति अपनाने से शिक्षित भारतीयों में ब्रिटिश शासन के प्रति लगाव उत्पन्न करने में सफलता मिलेगी। रिपन ने कहा, क्या हम भारत का शासन लिटन के तरीके से दमनात्मक कार्रवाइयों और भड़कीले प्रदर्शनों द्वारा चलाएंगे, या हमारी पॉलिसी का लक्ष्य लोगों की राजनीतिक और सामाजिक दशा को ऊपर उठाना, देश में चारों ओर हो रही स्पष्ट प्रगति के साथ चलना और अपने प्रशासन के शिक्षा के विस्तार और स्वतंत्र लोक विचार विमर्श तथा विकासशील लोक मत से जिन्हें हमने स्वयं प्रोत्साहित एवं विकसित किया है उसमें तालमेल बिठाना होगा। अपनी पॉलिसी लागू करने में रिपन को अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। हार्डिंग उसकी नीति के प्रति उदासीन था और किम्बरले ने भी उसका पूर्ण समर्थन नहीं किया। फिर भी लॉर्ड लिपन ने लोक सेवा के भारतीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। लोक सेवा में शामिल होने के लिए आयु सीमा अब 21 से घटाकर 19 कर दी गई थी। रिपन के अनुसार यद्यपि यह सिद्ध नहीं कर सकता है कि सेल्सबरी का उद्देश्य इंग्लैंड में होने वाली प्रतियोगिता का द्वार भारतीयों के लिए बंद करना था, फिर भी इस संबंध में किए गए परिवर्तन का प्रभाव निसंदेह इंग्लैंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं का द्वार भारतीयों के लिए एकदम बंद कर देने के रूप में ही हुआ। भारत में ऐसा व्यापक विश्वास था कि 1876 में किए गए परिवर्तन का उद्देश्य शिक्षित देशवासियों को लोक सेवा से अपवर्जित करना ही था। स्टेटियरी सिविल सर्विस का 1879 में सृजन लोक सेवा के भारतीयकरण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण का द्योतक है। इस योजना ने
जिसके अंतर्गत भारतीयों को उन सभी पदों के अतिरिक्त जिन्हें वे प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर पाने के हकदार थे, कुल संविदाबद्ध पदों के छठे भाग के लिए नियुक्त किए जाने का आश्वासन दिया गया। उन्हें उससे कहीं अधिक पद उपलब्ध कर दिए जो लंदन की प्रतियोगिता की योजना के अधीन अनुकूल से अनुकूल परिस्थितियों में भी उनके लिए सुलभ हो पाते। फिर भी संविधिक सेवा शिक्षित भारतीयों के बीच लोकप्रिय कभी नहीं हो पाई। ऐसी कोई योजना उनके बीच लोकप्रिय होती जिसमें लंदन में होने वाली प्रतियोगिता में ही उन्हें पर्याप्त सुविधाएं दी जाती। यद्यपि वास्तविक रूप में आने वाले बहुत समय तक इस प्रस्ताव में यथा उपबंधित अनुपात में कोई अंतर नहीं पड़ता। अब इसके बाद हम ये देखेंगे अगले लेक्चर में कि इस लोक सेवा और जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ उसमें क्या कोई कनेक्शन था, अर्थात लोक सेवा और राष्ट्रीय आंदोलन में क्या कनेक्शन था और इसने एक दूसरे को कैसे प्रभावित किया, इसको हम लोग देखते हैं दूसरे लेक्चर में। ओके, थैंक्स।